नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सीटेट के लिए दोस्तों हम सब आप सबके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पूछा गया था 25 जनवरी 2023 को, जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था इसी दिन ये पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर चुके हैं। जो आपके ये हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन थे उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, चलिए हिंदी तो हम लास्ट में कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लिए, हिंदी से आपका 60 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं हिंदी तो 30 नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर कैसे हो जाएंगे। आपको हम बताते हैं जो हिंदी होता है वह 30 नंबर का होता है, लेकिन जो संस्कृत होता है वह भी आपका 30 नंबर का होता है। आप सिलेबस चेक कर लीजिए, हिंदी और संस्कृत का सिलेबस दोनों का सेम होता है। सिर्फ फर्क क्या रहता है कि हिंदी का हिंदी में लिखा रहता है, संस्कृत का संस्कृत में लिखा रहता है। संस्कृत के लिए सिर्फ आप यह पढ़िए कि संस्कृत को पढ़ा कैसे जाता है। हिंदी का जो लैंग्वेज होता है संस्कृत में अगर उसे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको आप अगर समझ लिए, बाकी आप जो संस्कृत का सिलेबस है उसके पढ़िए ही मत। आप सिर्फ यह पढ़ने का प्रयास करिए कि कोई शब्द संस्कृत में लिखा गया तो हम उसे क्या पढ़ेंगे। बाकी आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिए। कहने का तात्पर्य इसके जो पेडागॉजी है उसको पढ़ लीजिए, गद्यांश पद्यांश है उसको समझ लीजिए, तो आप संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस आपको पढ़ना होगा कि हम संस्कृत को कैसे पढ़ते हैं, कोई शब्द लिखा रहता है। इसलिए आप यह प्ले लिस्ट जो है दोस्तों, इसमें इसको आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए सभी वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेड एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, ये आपका जो सीटेड एग्ज़ाम होता है, सीटेड एग्ज़ाम होता है, इसमें सबसे सर्वे सर्वा जो होता है बालक होता है। इसलिए आप ऐसे किसी भी विकल्प को निगेटिव मत करिए जो बालक के खिलाफ बात करता हो। ऐसे विकल्प को आप चॉइस करना है जो बालक की वरीयता दे, बालक के लिए, बालक के फेवर में हो। इसमें एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, बालक होता है। टीचर गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता है, वह क्या है दोस्तों, वह बालक। बालक के खिलाफ जो भी बातें करें वह ऑप्शन आपके गलत होंगे, बालक के फेवर में जो बातें रहेंगी वही आपका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान में देकर आपको हर सवाल का जवाब देना है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागॉजी से। जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश को आपको पढ़ना होता है और उसी से क्वेश्चन बने होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। अगर हम सब हिंदी में ग्रामर की बात करें तो ग्रामर, इसमें अलग से कोई ग्रामर नहीं पूछा जाता। जो आपके 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से आते हैं, इसी से दोस्तों ग्रामर के भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन आपको 3 से लेकर 5 तक देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी 3 मिलेगा, कभी 2 भी मिल सकता है, कभी 3 4 यही तक मिला है दोस्तों। अभी 5 तक हमने जितना भी आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है, अभी किसी भी 5 क्वेश्चन ग्रामर के नहीं मिले। किसी में 3 मिला है, किसी में 4 मिला है, किसी में 2 मिला है। ग्रामर के क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलते हैं। चलिए हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और इससे जो क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं वाड़ी फ्राड़ी की पहचान है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार तथा स्वभाव की फर्क भी वाणी द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरों को वश में करने की औषधि है। जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है, निराश व्यक्तियों में आशा उत्सव का संचार कर सकता है। कटु वाणी हृदय में सूल की तरह चुभती है, इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कटु वाणी लड़ाई झगड़ों, यहाँ तक कि बड़े युद्ध का भी कारण बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है। ये तो आपका गद्यांश हो गया। अब इसी से दोस्तों क्वेश्चन बने होते हैं, उसको हम सब सॉल्व करते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है,
करें गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है दान से होती है, सेकंड ऑप्शन है पुण्य से होती है, थर्ड ऑप्शन है वाणी से होती है, लास्ट ऑप्शन है पद से होती है। जैसा कि पूरे गद्यांश में किसकी बात किया जा रहा है? वाणी की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे कौवे और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होता है। वाक्य से तात्पर्य है दोस्तों, क्या तात्पर्य उसको आपको बताना है, खाली जगह है। कोयल और कौवे सुंदर होती हैं और उसकी वाणी भी मधुर होती है। सेकंड ऑप्शन है कोयल और कौवे दोनों लगभग समान रूप होते हैं और किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। थर्ड ऑप्शन है कोयल की मधुर वाणी जग प्रसिद्ध है, या फिर लास्ट है कौवे के रंग रूप से परिचित हैं किंतु कोयल के रंग रूप से परिचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखने में कौवा और कोयल दोनों ही एक जैसे होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर बाड़ी की बात किया जाए तो कोयल की बाड़ी जो है मधुर होती है और कौवे की बाड़ी कैसे होती है, वो उसकी बाड़ी कर्कश होती है। तो इसमें दोस्तों हम उनको देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन बाड़ी में दोस्तों दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। वही ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है दोस्तों? इसमें नहीं पूछा गया है। अब आपका ऑप्शन जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला जब विकल्प आता है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं पूछा है और फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे पॉजिटिव लगे वही लगा देते हैं। दोस्तों आपको उस चारे विकल्प पढ़ने हैं। अब जब नहीं रहे तो उसे थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिएगा कि इसमें हमको गलत आंसर बताना है। मधुर वाणी दोस्तों इसमें कह रहे हैं इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है? दूसरों को वश में करना, सेकंड है शत्रु को वश में करना, थर्ड ऑप्शन है निराश व्यक्तियों में आशा उत्पन्न करना, या फिर लास्ट है अपनों को पराया बनाना। तो मधुर वाणी का जो गुण नहीं है इसमें क्या है? यही दोस्तों अपनों को पराया बनाना। क्या मधुर वाणी जो होती है, अगर आप किसी से मधुर वाणी में बात करेंगे वह आपसे दूर हो जाएगा, वह आपसे दूर नहीं होगा दोस्तों। अपनों को पराया नहीं किया जा सकता मधुर वाणी के जरिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया उसने मानो सब पा लिया। इससे आशय क्या है दोस्तों? जिससे कि गद्यांश में कहा गया था कि जो वाणी को अपने वश में कर लिया, मधुर वाणी बोलना सीख लिया, वो मानो सब पा लिया। तो इसका क्या मतलब है? क्या आप किसी से मीठी वाणी बोल के उसे अपने बस में कर लेंगे? इसका मतलब आपको बताना। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम ऑप्शन आपको बताते हैं। ऑप्शन में जो इससे संबंधित ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को धन दौलत मिल जाती है। क्या ऐसा ये सही है दोस्तों? सेकंड है वाणी पर नियंत्रण करने वाले मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। यह कुछ ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखते हैं। वाणी पर नियंत्रण करने और मीठे वचन बोलने वाले व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति से मीठी वाणी बोलेंगे तो आपको अपमान सहना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। थर्ड है फोर्थ है वाणी पर नियंत्रण करने और कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है दोस्तों। कटु वचन इसमें बात किया तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें बी होगा। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको दोस्तों ऐसा नहीं आप सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करिए, आप इसको अपने दैनिक जीवन में भी अप्लाई करने का प्रयास करिए कि हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, जिससे वो बोल रहा है मधुर वाणी से बोलिए तो आपका जो काम नहीं होने रहेगा वो भी काम आपका हो जाता है। इसलिए इसको आप दैनिक जीवन में भी फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों? कौन सा आप कुछ आपके समूह दिए गए, इसमें कौन सा समूह शब्द भिन्न है? कह रहे हैं शत्रु मित्र, अपने पराये, दुर्जन सज्जन, सूल और तूल। दोस्तों इसमें जो भिन्न है, जैसे कि मित्र का शत्रु मित्र एक विलोम हो गया, अपने पराये, दुर्जन सज्जन, यह दोस्तों सब विलोम है, लेकिन इसमें जो सूल और तूल है दोस्तों यह अलग है। जैसे सूल का मतलब क्या होता है? सूल का मतलब नुकीला होता है और तूल का मतलब लंबाई होता है दोस्तों, इसलिए ये दोनों अलग हो गए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जो वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद होता है, टोटल 8 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से उसको आपको बता देते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, सेकंड होता है प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड होता है निषेधवाचक वाक्य, फोर्थ होता है विस्मयाद वाचक वाक्य, 5 होता है आज्ञावाचक वाक्य, 6 होता है इच्छावाचक वाक्य, 7 होता है संदेहवाचक वाक्य, 8 होता है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। यह दोस्तों वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कटुवारी के कारण खाली जगह नहीं होते दोस्तों। क्या नहीं होते? लड़ाई झगड़े, अपने पराये, पराये अपने, फिर बड़े योद्धे दोस्तों। कटुवारी के कारण नहीं होते। क्या नहीं होता है दोस्तों? उसको आपको बताना है। पराये अपने दोस्तों। अगर जब आप किसी से कटु वचन बोलेंगे, गाली देंगे, सही से नहीं बात करेंगे, जो आपके पराये रहेंगे अपने आपके कभी नहीं होंगे। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है दोस्तों? वाणी सुनकर, कटु, मधुर, कर्कश। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों। हम सब इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, मधुर वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है। वाक्य में निपात शब्द है दोस्तों। इसमें निपात शब्द क्या है उसको अब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़े हैं, का है, बन है, या फिर भी है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसमें भी होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है। क्या है? इसमें निपात क्या है? निपात इसमें भी है। इसमें अगर हम सब निपात की बात करें कि इसमें इसका उदाहरण आपको हम बताते हैं निपात का, कि जैसे दोस्तों किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। जैसे बड़े युद्ध का कारण भी दोस्तों, कह रहे हैं भी मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, भी बन सकती है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों इस प्रकार से जब हम किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने का प्रयास करते हैं, जिस शब्द से वह भार देते हैं वही आपका निपात कहलाता है। तो जैसे इसके कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश आदि, यह सब दोस्तों निपात के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ से दिए गए वाक्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए दोस्तों। सबसे पहले यह दोस्तों काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसी से जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। करें कस्बे की साझ बुझे कंडों का धुआं, वल्वों की फुंसियाँ जल उठी यहाँ वहाँ, अभी गए साल यहाँ आई है बिजली, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली, कुत्ता लौट सड़कें और कौवे की काँव काँव, धूल भरे चौराहे पूछ रहे हैं नाम गाँव। तो अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। कविता में किस ओर संकेत किया है दोस्तों? सबसे पहले जो गद्यांश पद्यांश दिया रहा है उसका मतलब समझने का प्रयास जरूर करें। इसमें किस चीज़ की बात किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है गांव में बिजली की पर्याप्त मात्रा की ओर। सेकंड ऑप्शन है गांव में बल्बों की लड़ियों की ओर। थर्ड है गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर। या फिर लास्ट है गांव में कुत्तों की अधिक संख्या की ओर। इसमें जो बात किया जा रहा है वह बात किया जा रहा है ऑप्शन सी सही होगा। गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर बात किया जा रहा है कि गांव में किस प्रकार की सुविधाओं की कमी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं बुझे कुंडों का धुआं का एक है निहितार्थ संभव नहीं दोस्तों। क्या नहीं है उसको बताना है। फर्स्ट है उपले समाप्त हो गए हैं। सेकंड है चूल्हे बुझ चुके हैं। थर्ड है भोजन पक चुका है। लास्ट है अन्न का अभाव है। तो इसका जो कि मतलब है ऑप्शन इसमें ए सही होगा, उपले समाप्त हो गए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं इसी की बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। चूल्हे बुझ चुके हैं इसकी बात किया गया है, भोजन पक चुके हैं इसका भी, अन्न का अभाव इसकी भी बात किया गया है। इसमें उपले समाप्त हो गए इसी का गलत आंसर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं गाँव में बिजली कब आई दोस्तों? फर्स्ट है 1 महीने पहले, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, या फिर अगले वर्ष। तो इसमें क्या किस चीज़ की बात करें? गांव में बिजली कब आई? 1 वर्ष पहले। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं बल्बों की फुंसियों से आशय दोस्तों। क्या आशय? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है बल्बों की संख्या कम है। सेकंड ऑप्शन है बल्ब फुंसियों की तरह होते हैं। थर्ड ऑप्शन है बल्बों की रोशनी कम है। या फिर लास्ट ऑप्शन है बल्बों को फुंसी रोग हो गया है। तो बल्बों की फुंसी से क्या आशय है? ऑप्शन इसमें सी सही होगा, बल्बों की रोशनी कम है दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गांव में बिजली खाली जगह है, चूहू और है, पर्याप्त मात्रा में है, एक ही सड़क पर है, या फिर दिन में ही आती है।
तो गांव में बिजली है दोस्तों, इससे क्या मतलब है कि एक ही सड़क पर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समूह से भिन्न शब्द है दोस्तों, गांव है, कस्बा है, सड़कें हैं या फिर बुझे हैं दोस्तों। समूह से भिन्न इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, वह बुझे हैं दोस्तों। गांव की बात किया गया है गद्यांश में, काव्यांश जो हमने अभी पढ़ा है, कस्बा की बात किया गया है, सड़कें की बात की, लेकिन बुझे की बात नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सब जो आपका गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर किया। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा गद्यांश पद्यांश इसमें टोटल सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपके सीटेट एग्जाम में हाईएस्ट आप 5 समझिए, लेकिन 5 अभी तक पूछा नहीं गया है। 2 पूछा जाता है, 3 4 यही आंकड़े अभी तक आए हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वे क्या कहलाते हैं। फर्स्ट है स्वनिम कहलाते हैं, सेकंड ऑप्शन है ग्राह्य कहलाते हैं, थर्ड ऑप्शन है उत्पाद कहलाते हैं, लास्ट ऑप्शन है बोध कहलाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द या शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं उसे क्या कहते हैं, वह इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोध कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं उसे बोध कहा जाता है। बोध मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान कहलाते हैं। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषणों में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, व्यवहारशील है या फिर लास्ट है दोस्तों व्याकरण है। इसे क्या कहा जाएगा, व्यवहारशीलता कहा जाता है, व्यवहारशील। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजता क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है व्यवहारवादी, सेकंड ऑप्शन है प्रकृतिवादी, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मकवादी, फिर लास्ट है रचनावादी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी प्रकृतिवादी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है। सटीकता का, प्रवाह का, बोध का, स्मृति का। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोध का दोस्तों। बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान का। किसमें सहायता मिलती है, ज्ञान में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। सेकंड है बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर के समान का ही भाषा निवेश देना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा में संलग्न होने की अधिकतम अवसर देना। लास्ट है कथावाचन शिक्षा शास्त्र के माध्यम से भाषा अधिगम को रुचिकर बनाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर की भाषा निवेश देना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोधगम निवेश से बात करें, भाषा आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि बालक जो जान रहा है उससे हम ज़्यादा देंगे तो कैसे जान पाएगा। इसमें जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं कि निवेश, बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है। इससे यही तात्पर्य है कि बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर की भाषाई निवेश देना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति को अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है। वह कक्षा में किस विधि उपागम का प्रयोग कर रही है दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं, शब्दों के अर्थों की बात कर रहे हैं, मातृभाषा के अनुच्छेदों की भी बात करें। अगर जहाँ पे अनुच्छेदों की बात किया जाए तो मतलब वह एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये किसके अंतर्गत आएगा, संप्रेषणात्मक उपागम कहलाएगा। इसका मतलब होता है जब बालक एक दूसरे से बात करता है, क्या यह उपागम कहलाता है, संरचनात्मक कहलाएगा,
सर्वभाषिक कहलाएगा या व्याकरण अनुवादिक विधि कहलाएगी। ये दोस्तों व्याकरण अनुवादिक विधि कहलाता है। व्याकरण का मतलब होता है बालक को आप जो ज्ञान दें एकदम सही ज्ञान दें, सटीक ज्ञान दें, उसमें अशुद्धियाँ न रहे। व्याकरण का मतलब यही होता है ना। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में असमान। सेकंड है प्रकार्य, वर्गीकरण और बारंबारिता। थर्ड है पुनर्निरूपण के आधार पर श्रेणीकरण, स्थायित्व। लास्ट है अनुमान, उत्पादन और समूहीकरण। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी मतलब दोस्तों जासूसी कहानी सुनाता है। शिक्षार्थियों की कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर की भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगी? तो ऑप्शन हम देखते हैं पहले। निम्न स्तरीय चिंतन, सेकंड ऑप्शन है मध्य स्तरीय चिंतन, लास्ट है उच्च स्तरीय चिंतन, या फिर लास्ट है दोस्तों थर्ड था इसमें उच्च स्तरीय चिंतन, लास्ट है बोध समझ पाने का चिंतन का स्तर। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी होगा दोस्तों, उच्च स्तरीय चिंतन। क्योंकि दोस्तों उसे खुद से बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पूछा जा रहा है कि एंड बताइए, लास्ट में इसका एंड कैसे होगा। तो यह दोस्तों एक उच्च स्तरीय चिंतन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना। सेकंड है कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर देना। थर्ड है इस तरह की गतिविधियों की योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सकें। या फिर लास्ट है भाषा का मूल रूप, बोलने वालों की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल सुनाना और बच्चों को उनकी नकल करने के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं आपका डी ही हो जाएगा, यह गलत है। बाकी सभी ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है? फर्स्ट है बच्चों को द्वितीय और विदेशी भाषाओं का अर्जन करके अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करने में मदद करना। सेकंड है विद्यार्थियों को कुछ संवाद कंठस्थ करने के लिए देना और फिर कक्षा में अभिनव द्वारा प्रस्तुति के लिए कहना। थर्ड है बातचीत के विभिन्न प्रकारों को समुन्नत करने के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल करना। लास्ट है कक्षा में विद्यार्थी के भाषा प्रदर्शन की तुलना दूसरों के साथ करने के लिए उसके मजबूत पक्ष, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करना। तो 25 का जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बातचीत के विभिन्न प्रकार के समन्वयता के लिए अवसर, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है लेखन में सृजन शामिल है। दोस्तों क्या है? प्रतिलेखन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है लेखन में प्रतिलेखन शामिल है, सृजन नहीं है। और ऑप्शन देखते हैं थर्ड और फोर्थ। कुछ लेखनों में सृजन एवं प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। लास्ट है सभी प्रकारों के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी प्रकारों के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निबंध प्रकार शिक्षार्थियों को अपनी पांचों इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समझ बूझ पर आधारित निबंध। सेकंड है वर्णात्मक निबंध। थर्ड है तर्क आधारित निबंध। लास्ट है व्याख्यात्मक निबंध।
तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वर्णनात्मक निबंध इज राइट आंसर। वर्णनात्मक निबंध एक शैली है दोस्तों जो छात्र को कुछ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अनुभव, भावना, स्थिति आदि का वर्णन करने के लिए कहता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं? मौन अवधि है, सेकंड ऑप्शन है चुनौती अवधि है, चुनौतीपूर्ण अवधि है, थर्ड है भाषिक अवधि है, फिर लास्ट है जागरूकता संबंधी अवधि है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण अवधि है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है आकलन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण और विधियों का प्रयोग, सेकंड है पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यासों को पूरा करना, थर्ड है अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, लास्ट है बहुत सी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यही होता है भाषा विकास के लिए। जब हम बालक को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तभी तो बालक सीख पाएगा। आप उसे एक रूम में बस अब जो आप उसे बोल दीजिए जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, वो अपना दिमाग लगा कर कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, तो नहीं बालक सीख पाएगा। उसे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करेंगे तो वह सबसे ज़्यादा सीख पाता है। उसे खोजपूर्ण प्रगतिशील शिक्षा का माध्यम से सिखाना चाहिए, उसे खोजी बनाना चाहिए। तो उसे चिड़ियाघर जिसे ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके जब खुद से चीज़ देखेगा बालक तो बहुत अच्छे से सीखता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट है अधिभाषिक जागरूकता, सेकंड है दोस्तों ध्वनिग्राम जागरूकता, थर्ड है मुद्रित समृद्ध जागरूकता, लास्ट है अर्थ विज्ञान जागरूकता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अधिभाषिक जागरूकता। वो जो इसमें जो बात कर रहे थे एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? इसे दोस्तों यही कहा जाएगा अधिभाषिक जागरूकता। तो यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके हिंदी से संबंधित है। अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, हिंदी और संस्कृत आपका दोनों इस पर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको आप ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।